चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ट्वीट पोस्ट बड़ा वायरल है, खूब विवाद मचा हुआ है, पक्ष विपक्ष एकदम टकराए हुए हैं। और उस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। इसी का अंग्रेजी अनुवाद भी इसमें लिखा हुआ है, जिस पर भयंकर विवाद, भयंकर बवाल मचा हुआ है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर लोग सवाल खड़े करने लगे, भैया बंगाल में चुनाव टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो रहा है या टीएमसी वर्सेस ईसीआई हो रहा है? क्यों? क्योंकि इस ट्वीट की जो भाषा है उसको लेकर विवाद, दो टूक या इस तरह की चुनौती देना, ये नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में देखा गया है। इस तरह की भाषा का उपयोग, भाषा की तो मर्यादाएं किस तरीके से तार तार हो रही है इस पॉलिटिक्स में, वो अलग विषय है, मगर उसमें इलेक्शन कमीशन का कूद जाना चर्चा का विषय बना है, विवाद का विषय बना है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। ईसीआई के ऊपर लगातार जो आरोप लगते आ रहे हैं, जो विवादों में पहले से चला आ रहा है, इस तरह के ट्वीट उन विवादों को, वो जो लोगों के मन में संशय विपक्ष के द्वारा डाला जा रहा है, और बढ़ा देता है। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, मेरे साथी विनय सुल्तान हैं जो कि नई डायरी भी ले आए हैं। तो उनसे बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं एक दो और बातें बता दूं अपडेट आज के। ये तो जो इलेक्शन कमीशन का ट्वीट आया है, ये है टीएमसी जो लगातार पश्चिम बंगाल में एग्रेसिव नजर आ रही है, हमलावर नजर आ रही है इलेक्शन कमीशन पर। उसके जो सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उनका दावा है कि वो आज टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल एक इलेक्शन कमिश्नर से मिलने गया था, मगर वहां पर 5 मिनट बाद ही उनको भगा दिया गया। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल डेरेक ओब्रायन ने किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, Get lost. This is what the Chief Election Commissioner told the Trinamool Congress delegation. कि सीईसी जो है, उन्होंने उनको बोलने से रोका, उनको धमकी दी, उनकी बात नहीं सुनी गई और उनको 5 मिनट में भगा दिया गया। वो चुनौती भी दे रहे हैं कि उस जो मीटिंग है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके पहले एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में विवाद चल रहा है, वो आप सब जानते ही हैं। किस तरीके से 90-91 लाख वोटरों का नाम काट दिया गया है लिस्ट से, वो विवाद चला ही आ रहा है। और विवादों की एक लंबी लिस्ट है, वोट चोरी, तमाम इस तरह के आप विपक्ष के आरोप सुनते रहे हैं। मगर लौटते हैं इस पोस्ट पर। विनय, सबसे पहले तो भाई जो पोस्ट है ये विवादों में है और विवाद में होना भी चाहिए। जिस तरह की इसमें भाषा है, एक पॉलिटिकल पार्टी जैसी भाषा, वो बिल्कुल भी इलेक्शन कमीशन को शोभा नहीं देता। पहला कमेंट आपका चाहूंगा इस पर। इलेक्शन कमीशन जो अभी इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाए हैं एसआईआर प्रोसेस में, खास तौर पे उनके ऊपर जिस किस्म के इल्जाम लग रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता के ऊपर सवालिया निशान तो खड़ा करते ही हैं। और इलेक्शन कमीशन ने जो कोशिश की, जो भी उनकी तरफ से जो स्पष्टीकरण आता है, हम लोग उसको भी ध्यान से सुनते हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या पक्ष है। क्योंकि इस देश के लोकतंत्र का, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और सबसे बड़ी लोकशाही भारत है। उस स्थिति में भारत में इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष होना इस देश के लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। अगर इलेक्शन नींव है और बहुत जरूरी और आपको मैं याद दिला दूं, 1952 का जब इलेक्शन हुआ था तो वो भीम का इलेक्शन था, हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस था। और उस इलेक्शन कमीशन ने उस इलेक्शन को कंडक्ट करवाया था। उस समय गुप्त मतदान जैसी स्थितियां हमारे पास नहीं होती थी और वो इलेक्शन इस तरीके से होता था कि एक कैंडिडेट को वोट देने वाले लोग एक लाइन में लगते थे, दूसरे कैंडिडेट को वोट देने वाले लोग दूसरी लाइन में लगते थे और दोनों के अलग अलग बॉक्स होते थे और एक एक आदमी जाके अपने पक्ष के उम्मीदवार के प्रति मतदान डाल के आता था। तो उम्मीदवार ये देख सकता था कि कौन सा आदमी उसको वोट दे रहा है, नहीं दे रहा है। हमने धीरे धीरे सुधार किए। पहले हम बैलेट बॉक्स पे आए, उस समय एक बड़ा चैलेंज ये होता था कि बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे, उनमें पानी डाल दिया जाता था, इलेक्शन की रिगिंग होती थी। उसके बाद में हम ये मशीन के ऊपर आए कि बैलेट मशीन जो है वो हमारे पास में होगी, उसके जरिए हम इलेक्शन कराएंगे। हमने सतत जो है उस इलेक्शन के प्रोसेस को निष्पक्ष रखने की कोशिश की और तमाम इसके बीच में इलेक्शन कमीशन पे जो इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, पहले बीजेपी की मोहर लगा हुआ वो विज्ञप्ति जारी कर देना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके ऊपर भी इल्जाम लगे, तमाम विवाद हुए। तो इस किस्म के विवाद इलेक्शन कमीशन के साथ में नहीं जुड़ने चाहिए, मेरा ये मानना है। दूसरी बात ये है कि जिस समय हमें आज़ादी मिली, उसी समय लगभग कई देशों को, अफ्रीका के, एशिया के देशों को आज़ादी मिली, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है नहीं चल पाई। एक समय के बाद में वहाँ पे तानाशाही देखी गई। भारत में डेमोक्रेसी इसलिए चल पाई क्योंकि भारत में जो बुनियादी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत मजबूती से खड़े किए गए। हमारे जो पुरखे थे जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और बाद में सत्ताएं उनके हाथ में आई, तो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को बहुत मजबूत बनाया और यही वजह थी कि भारत में इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर कभी सवाल खड़े नहीं किए गए। लगभग सब पॉलिटिकल पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन और जो इलेक्शन का आउटकम है उसको
एक तरीके से जो जनादेश है उसको सिर माथे पे लिया, उसको उसी तरीके से स्वीकार किया। कभी भी इस किस्म की जो है बहसबाजी नहीं हुई कि हमारे यहाँ मगर पिछले कुछ समय से मैंने आप भी लगातार देख रहे हैं इस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस पे, एसआईआर पे, खास तौर पे आपको बिहार चुनाव के समय भी याद होगा कि सबसे बड़ा मुद्दा आप समझिए कि बिजली, पानी, रोटी व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, सड़क, स्वास्थ्य, है ना, अस्पताल, सब कुछ पीछे हो गए थे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो गया था विपक्ष के लिए? एसआईआर। अब हम अगला जो बड़ा चुनाव है बंगाल का, इसमें भी हम देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो गया है? एसआईआर। इसके बीच वोट चोरी के जो आरोप लगते हैं, राहुल गांधी ने बीच बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस तरह के विवाद है। ईवीएम को लेकर अक्सर विपक्ष आरोप लगाता रहता है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष का ये तर्क रहता है कि भाई अगर ईवीएम में गड़बड़ी होगी तो सब जगह फिर हम ही जीतेंगे, आप क्यों जीतेंगे, या लोकसभा में हमारी इतनी सीटें कम क्यों रहेगी, हमको बड़ा बहुमत क्यों नहीं मिला, या अन्य राज्यों में जहां भी वो हारे हैं वहां को लेकर ये क्लेम आते रहते हैं इस तरीके के। मगर अभी हाल में इलेक्शन कमीशन जो संदेह की निगाहों से विपक्ष के जरिए दिखाया जाने लगा है, और कुछ ऐसी चीजें लगातार हुई, जैसे अभी वो केरला का मामला था जहां पर एक इलेक्शन कमीशन के कागज के ऊपर मुहर बीजेपी की नजर आई थी, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन की सफाई आई थी। उस सफाई को लेकर बहुत लोग संतुष्ट नजर नहीं आए थे, मगर ठीक है, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा बना रहे इसलिए भी बहुत सारी चीजें लोग उस स्तर तक नहीं जाते, मगर सवाल उसने खड़े किए। अब आज जो ट्वीट आया उसने फिर दोबारा सवाल खड़े कर दिए। यहाँ पे दो बातें बहुत मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जब फ्री नहीं होता है, इलेक्शन प्रोसेस जब फ्री नहीं होती तब क्या स्थिति होती है। तो हमारा एक बगल का मुल्क है पाकिस्तान, जो कि एक चुटकुला है अपने आप में, और वहां पे जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में इमरान खान की पार्टी से सिंबल ले लिया गया था, उनकी पार्टी को भंग कर दिया गया था। इसके बावजूद उनके पार्टी के कैंडिडेट उतरे और निर्दलीय होते हुए भी उनको बहुमत मिला, और इस पूरे के पूरे बहुमत को फॉर्म 47 पे, वहां पे एक इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 47 है, उस पर बदल के बाकायदा पीपीपी की और वहां पे नवाज शरीफ की पार्टी की सरकार बनाई गई, और शहबाज शरीफ इस तरीके से सेलेक्ट हुए। एक तरीके से आर्मी ने वहां पे सेलेक्ट किया कि हमको इनको पीएम बनाना है। उन्होंने पूरी की पूरी प्रोसेस रिग की, ये हमारी आंखों के सामने हुआ, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आई, लेकिन वहां पे आज सरकार जो है वो आर्मी की ही बदौलत चल रही है, आर्मी के आशीर्वाद पे चल रही है, आर्मी के प्रसाद के ऊपर चल रही है। तो ऐसी स्थिति बन जाती है, वो एक तरीके से वो फेल्ड डेमोक्रेसी है। हमारे देश में अच्छा रहा, हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने मजबूत रहे कि ऐसी कभी स्थिति नहीं बनी। अगर लेकिन इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े होने लगेंगे तो ये बुनियाद है हमारे लोकतंत्र का। इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता अगर चली जाएगी तो लोकतंत्र की बुनियादें हिल जाएंगी। अब दूसरी बात ये है कि अब अभी आप जब पुरखों की बात कर रहे थे तो मुझे एक पुरखे इलेक्शन कमिश्नर का नाम याद आ गया, टीएन शेषन, जिन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। इलेक्शन कमीशन पे लोगों का भरोसा किस तरीके से मजबूत और हो सकता है उसके लिए बहुत प्रयास किए, और सरकार से डायरेक्ट एकदम हेड ऑन एक तरीके से कह सकते हैं लिया, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे काम किए। टीएन शेषन के ऊपर और लालू प्रसाद यादव का जो विवाद रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा 1 मिनट बाद में चर्चा करेंगे। पहले सौरभ ये समझ लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवाल खड़ा होना शुरू हुए हैं वो दरअसल 2023 का एक कानून है, जिसकी वजह से ये सवाल जो हैं खड़े होने शुरू हो रहे हैं। उनकी निष्पक्षता के ऊपर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक 2023 में ये सरकार, जो अभी मौजूदा सरकार है, वो एक एक्ट लेके आई थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। ये 2 जनवरी 2024 से लागू हो गया था। और इससे पहले जो अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सीवीसी हैं, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। 1988 बैच के वो केरल कैडर के आईएएस हैं, और गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, जो कि दोनों मंत्रालय अमित शाह के अंडर में आते हैं, उनमें वो बड़ी पोस्ट पे काम कर चुके हैं। 14 मार्च 2024 को उन्हें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, मतलब सीईसी नहीं बनाया गया था, इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक सीईसी और 2 अन्य सदस्य होते हैं उसमें। तो इनको जब बनाया गया था 2 नियुक्तियां हुई थी, जिसमें एक अनूप चंद्र पांडे थे, यूपी के सेक्रेटरी। 2 इस्तीफे दरअसल उस समय इलेक्शन कमीशन में हुए थे, जिसमें अनूप चंद्र पांडे थे, यूपी के चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे, 1984 बैच के आईएएस थे। वो 9 जून 2021 से लेकर 14 फरवरी 2024 तक अपने पद पे थे। उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, इसकी वजह से एक इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होनी थी। उसके जगह पे एक और इलेक्शन कमिश्नर थे, अरुण गोयल, जो कि 19 नवंबर 2022 से लगे वो इलेक्शन कमिश्नर बने थे, और 9 मार्च 2024 को उन्होंने अचानक से पर्सनल रीजंस का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया, और 2 इस तरीके से जगह खाली हुई इलेक्शन कमीशन, जिसमें एक ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई और एक सुखबीर सिंह सिंधु की नियुक्ति हुई। और जो अरुण कुमार गोयल, जिन्होंने अचानक से इस्तीफा दिया था पर्सनल रीजंस बताते हुए, उनको अक्टूबर 2024 में क्रोएशिया का राजदूत बना दिया गया भारत की तरफ से। और
और जबकि उनका कार्यकाल जो है दिसंबर 2027 में खत्म होना था, उन्होंने 2024 में ही 9 मार्च को इस्तीफा दे दिया था। तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जो अभी सदस्य हैं, एक सीईसी एक सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति इन 2 खाली जगहों पे हुई थी। और ज्ञानेश कुमार के बारे में विवाद इस वजह से है क्योंकि ये जो नया कानून मैं आपको बता रहा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 के आधार पे पहली नियुक्ति जो है वो ज्ञानेश कुमार की सीईसी के अब तौर पे इसमें हुई। विवाद क्यों है मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह से राष्ट्रपति सीईसी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते थे। उसके बाद इसको इस तरीके से किया गया कि पीएम प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस सीजीआई मिलकर चयन करेंगे, इस तरीके की बात है। मगर सरकार ने फिर नया कानून बनाया जिसके तहत इसमें सीजीआई को हटा दिया गया। प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक मंत्री और जो कि अमित शाह है, ये एक 3 मंत्री और जिनको प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जिनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। हाँ। तो अब 3 लोगों में से 2 का समर्थन जो है वो सरकार की तरफ हो जाएगा क्योंकि एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, एक पीएम है और एलओपी के पास में कोई ताकत नहीं रह जाती। इसीलिए विपक्ष इस पे बोलता भी है कि सरकार का कंट्रोल बढ़ गया है कि नियुक्ति में सीईसी के सरकार का जो कंट्रोल है वो बढ़ गया है। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के ऊपर इसमें एलओपी की जगह पे उस समय, क्योंकि जिस समय ये कानून बना था उस समय कानूनी तौर पे कांग्रेस पार्टी अपना जो है विधायी दल का मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना सकती थी क्योंकि उसके लिए 10% आपके पास में कम से कम विधायक होने सांसद होने जरूरी हैं। तो वो सदस्य आपके पास में नहीं थे, तो इसलिए राहुल गांधी को बुलाया गया क्योंकि वो सदन की सबसे बड़ी पार्टी के वहाँ पे सदन में नेता थे कांग्रेस के, और उनको बुलाया गया और उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले में ज्ञानेश कुमार के चयन में अपनी नाराजगी भी दर्ज कराई थी, अपना डिसेंट भी दर्ज कराया था, अपना विरोध दर्ज कराया था। उसके बावजूद क्योंकि 2 वोट उनके पास में ऑलरेडी थे तो ज्ञानेश कुमार को नियुक्त कर लिया गया सीईसी, और इनकी वजह से ये नियुक्ति काफी विवादों में रही थी। और उसके बाद में ज्ञानेश कुमार लगातार निशाने पे हैं विपक्ष के, और विपक्ष जो है उनके ऊपर फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ना करवाने का आरोप लगातार लगा रहा है। कह रहा है कि वो बीजेपी सरकार की तरफ झुके हुए हैं, उनका झुकाव साफ नजर आता है और इलेक्शन कमीशन जैसा निष्पक्ष होना चाहिए वैसा निष्पक्ष नहीं है, ऐसा विपक्ष की तरफ से दावा बार बार किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन। और इस बीच जब इस तरीके के पोस्ट आते हैं एक्स पर तो वो जो लोगों के मन में शंकाएं हैं वो और गहराती हैं। अब इसका काम भाई जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन का है कि वो आए बताए कि इस तरह के पोस्ट क्यों हो जा रहे हैं, इस तरह की चीजें क्यों निकल के आ रही है, वो भी उस दौर में जब वैसे ही आप पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। अब जो भाई हमने बात की थी टीएन सेशन उनके बारे में बात कर लेते हैं। टीएन सेशन दरअसल 12 दिसंबर 1990 को सीईसी बने थे और 11 दिसंबर 1996 तक वो इस पद पे रहे थे। और उनको कहा जाता है कि भारत में इलेक्शन रिफॉर्म्स लाने वाले अगर कोई सीईसी है तो वो टीएन सेशन है। वो 10वें सीईसी थे, 10वें चीफ कमिश्नर थे, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और 1995 का बिहार इलेक्शन उसके दौरान हुआ था और उस समय आपको अगर बिहार की मैं स्थिति थोड़ा बताऊं तो वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होती थी, बड़े पैमाने पे बूथ लूटे जाते थे और जहाँ पे आपके विरोध में मतदान हो रहा है वहाँ पे मतपेटी के अंदर जो है पानी डाल दिया जाता था ताकि वो सारा का सारा मतदान जो है वो नल एंड वॉइड हो जाए। और ऐसी स्थिति में होता ये था कि चुनाव करवाना किसी भी इलेक्शन कमिश्नर के लिए सरदर्द की स्थिति हो जाती थी। तो ऐसे में टीएन सेशन आते हैं। टीएन सेशन ये कहते हैं कि मैं हर जो वोटर है उसका एक चुनाव पहचान पत्र बनाऊंगा ताकि जो हम लोगों के पास वोटर कार्ड होता है तो वो इन्हीं साहब की वजह से हमको शुरू किया गया था। और उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव पहचान पत्र बनाऊंगा और बिना पहचान पत्र के मैं किसी को वोट देने नहीं दूंगा। अब लालू यादव का ये कहना था कि उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई कम हुई या अनपढ़ तबके से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, उनके पास में पूरे कागजात ही नहीं है। जिस तरीके से अभी एसआईआर पे विवाद हो रहा है कि लोगों के पास में पूरे कागज नहीं है कि वो खुद की नागरिकता स्पष्ट कर पाएं, वो ये बता पाएं कि हम यहाँ के रहवासी हैं और इतने समय से रह रहे हैं। तो इसलिए पहले आधार कार्ड को इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं माना था कि वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। बाद में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद में आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी माना गया। तो ऐसी स्थिति वहां पर भी हो रही थी और उसमें लालू यादव ने तमाम किस्म के तर्क दिए। उन्होंने ये भी बोला कि हमारे जो कागजात हैं वो हम अपनी झोंपड़ी में रखते हैं, वहाँ पे हमारे कागजात चूहे खा जाते हैं, आप जो पहचान पत्र बनाएंगे उनको भी चूहे खा जाएंगे तो लोग कैसे वोट देंगे। कई बार उन्होंने कुछ रैलियों में ये भी कहा कि हम इस सेशनवा को भैंसिया चढ़ा के गंगा जी में हिला देंगे, मतलब हम सेशन को गंगा जी में बहा देंगे भैंस पे चढ़ा के। तो इस तरीके से और वो पूरा का पूरा 1995 का चुनाव जो है वो टीएन सेशन बनाम लालू यादव हो गया और ऐसी स्थिति हुई और इसका फायदा लालू यादव को हुआ। पूरा का पूरा चुनाव पहचान पत्र बनाने का फायदा जो है वो लालू यादव को हुआ क्योंकि इस सख्ती की वजह से बहुत सारे लोग बिहार में पहली बार वोट देने निकल पाए, जो कि ज्यादातर पिछड़ी और
निचले तबके से आते थे, गरीब और हाशिए के तबके के लोग थे, वो पहली बार वोट दे पाए, क्योंकि तब तक उससे पहले चुनाव जो है वो इस तरीके से होता था कि दबंग जातियों के लोग जो है कई जगहों पे बूथ कैप्चर करके बैठ जाते थे और किसी को भी वोट डालने नहीं देते थे। और ये बड़ा तबका जो था ये लालू का वोटर साबित हुआ और इस चुनाव में 167 सीटें लालू यादव ने जीती और वो बड़ा मैंडेट था। उस समय वो जनता दल में हुआ करते थे, आरजेडी नहीं बना था, तो उन्होंने और फिर वो मुख्यमंत्री बने। तो ये स्थिति है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि लालू यादव अकेले ऐसा नेता नहीं थे। मतलब टकराव इलेक्शन कमीशन और लालू यादव इकलौता टकराव नहीं है, ऐसे बहुत सारे टकराव देखने को मिले हैं हमको प्रधानमंत्री जो अब है नरेंद्र मोदी, उनका भी एक बड़ा टकराव था इलेक्शन कमीशन। नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, उनका नाम था जेम्स माइकल लिंगडो। जेम लिंगडो बोला जाता है। दरअसल हुआ क्या था, वो 14 जून 2001 को इलेक्शन सीईसी बने थे और 7 फरवरी 2004 तक वो सीईसी रहे थे। और ये उस समय की बात है जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती थी, उन्हीं के दौरान ये सीईसी बने थे। और 2 फरवरी 2002 में गोधरा के दंगे हुए थे, जैसा कि हम सब लोगों को पता है। उसके बाद में जुलाई में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये समझ रहे थे कि इस जो सारा हिंदुत्व में माहौल बना है और उसमें उनको एक तरीके से देखा जा रहा है कि वो हिंदुत्व के नए हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर उभर रहे हैं, तो उन्होंने इसका चुनावी फायदा लेने की रणनीति उन्होंने अपनाई। और उन्होंने 9 महीने पहले जो है मंत्रिमंडल का इस्तीफा जो है राज्यपाल को जाके सौंप दिया और कहा कि विधानसभा भंग कर दी जाए। तो उसके बाद में एस भंडारी जो उस समय वहाँ के राज्यपाल होते थे गुजरात की, उन्होंने संस्तुति कर दी और मंत्रिमंडल जो है वो विधानसभा जो है वहाँ की भंग कर दी। और 9 महीने पहले नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव करवाने की कोशिश कर रहे थे कि हम जो है पहले समय से पहले चुनाव करवा लें। लेकिन उस समय जो सीईसी थे जेम्स माइकल लिंगडो, जेएम लिंगडो, वो उतर गए मैदान में। उन्होंने कहा कि कम्युनल वायलेंस क्योंकि अभी हुआ है गुजरात में और माहौल खराब है, ऐसे माहौल में हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन उस समय फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। और यहाँ से जेएम लिंगडो और नरेंद्र मोदी के बीच में ठनाठनी हो गई। और 2 अगस्त 2002 में बड़ौदा के पास में एक रैली थी, जहाँ पे उस समय के सीएम, अभी के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रैली में भाषण दिया कि लिंगडो अभी चुनाव इसलिए नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन है और वो नहीं चाहते कि जेम्स माइकल है, उस तरफ इशारा किया। हाँ, लिंगडो, और वो क्रिश्चियन है, इस वजह से वो चुनाव नहीं करवाना चाह रहे हैं। आखिरकार दिसंबर 2002 में चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी फिर से बड़े मैंडेट साथ मुख्यमंत्री बने। मगर ये एग्जाम्पल हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब जैसे कहा जा रहा है कि आज जो पोस्ट आया उसके बाद कि बंगाल में चुनाव क्या टीएमसी वर्सेस ईसीआई हैं, तो ये भी 2 ऐसे मौके हमने इतिहास में देखे हैं जब ऐसा लगने लगा था कि आप सोचिए कि मुख्यमंत्री के भाषण में निशाने में विपक्ष से ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर है। तो इस तरह के माहौल देखते रहे। मगर इस बीच अब जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है फिर इलेक्शन कमीशन की। देखिए अपने आप को फ्री एंड फेयर पॉलिटिकल पार्टियां राजनीतिक माइलेज लेने के लिए ये तमाम इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाती रही हैं। उसके बावजूद हमारी लोकतांत्रिक परंपरा ये रही है कि जब इलेक्शन के नतीजे आ जाते हैं उसके बाद कोई भी इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे सवाल नहीं खड़ा करता है। दूसरी बात ये भी होती है कि इलेक्शन कमीशन इन तमाम शिकायतों को बैठ के सुनता है। जैसे डेरिक ओब्रायन की अभी जो शिकायत है इलेक्शन कमीशन से कि 10:02 में मीटिंग शुरू हुई, 10:07 में उनको बाहर निकाल दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। और ये जो अविश्वास और असंतुष्टि की स्थिति है और इसको नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह से आप देखो बंगाल के चुनाव में किस तरीके की खबरें आ रही, किस तरह की हेट्रेड नजर आ रहा है, किस तरीके का जनता में आपस में हेट्रेड नजर आ रहा है, लोग बोलने बात करने में डर रहे हैं। इस तरह के माहौल वहां से हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट्स खबरें आ रही हैं। और हमारे साथी अभिनव पांडे भी बंगाल पहुंच गए हैं। तो बंगाल में क्या माहौल है जनता के बीच और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, बहुत जल्द आपके पास रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। मगर बंगाल में आप शुरू से देख रहे हैं विनय, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जब एसआईआर हुआ उसको लेकर ममता बनर्जी लगातार एग्रेसिव थी। सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है वो सब चली रही है लगातार। बंगाल और बिहार के समय से वो लड़ाइयाँ चली आ रही हैं। और आज जो आपने बताया जो हुआ, डेरिक ओब्रायन जो बोल रहे हैं, उसके पहले 91 लाख वोटरों का नाम कटना, वो उस तरह की बातें कही जा रही हैं। आप समझो कि जो अक्टूबर 2025 में 7 करोड़ 66 लाख वोटर थे, वो 11.85% करीब घट गए हैं और 6.76 यानी कि करीब 6 करोड़ 76 लाख 76 करोड़ मतलब 6 करोड़ 76 लाख वोटर अब हो गए हैं, जिसको लेकर विवाद वहाँ पे गहरा हो रहा है। और आधे गुस्सा क्या, अब जैसे कि इलेक्शन कमीशन में सवाल खड़े होते हैं तो वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उस पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी इस तरीके से मालदा से खबर आई थी कि 7 जजों को एकदम घेर लिया गया था, एकदम ऐसा लग रहा था कि जाने क्या कुछ अनहोनी हो जाएगी। तो दोनों तरफ से ही बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो इलेक्शन के प्रोसेस में, जिसका
जनता सोचती है कि भाई ये हमारे लिए समय है हिसाब लेने का पॉलिटिकल पार्टी से, जो भी रूलिंग पार्टी है उससे, या हमारा चुनाव करने का कि अगले 5 साल हमारा राज्य कौन चलाएगा, और उसको कराने की सही तरीके से जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन पे। अब वो लगातार संदिग्ध। देखिए सौरभ, यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि एक चुनाव, एक सरकार जो है बहुत छोटी चीज है। इस देश का लोकतंत्र और उसकी शुचिता वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इस देश दुनिया को ये दिखाया था, दुनिया भर का ये दावा था उस समय, खास तौर पे जितने भी वेस्ट के जितने स्कॉलर्स थे उनका ये मानना था कि भारत में लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। हमने उस समय यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी दी थी। उस समय महिलाओं को, 18 से ज्यादा उम्र के तमाम वयस्कों को हमने सबको वोटिंग राइट दिए थे, जिस समय अमेरिका भी इसका साहस नहीं कर पा रहा था। तो वैसी स्थिति में हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी दी थी और इस लोकतंत्र की, इस देश के लोकतंत्र का एक गरिमामय इतिहास रहा है और उसके ऊपर जो सवालिया निशान लगते हैं तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। हमारे लिए भी, आपके लिए भी, एक नागरिक के तौर पे हमको भी सोचना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए, अपनी गरिमा को बचा के रखना चाहिए। जिस किस्म के ट्वीट वो कर रहे हैं वो निसंदेह जो है वो उनकी सवालिया निशान लगा। सोशल मीडिया पर जाके आप रिएक्शंस देखिए, किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के इस पोस्ट के बारे में, वो बहुत चिंता करने वाले हैं। मतलब आप साहब ये समझिए कि बड़ी मेहनत, बड़ी शिद्दत, बहुत कुर्बानियों के बाद हमको आज़ादी मिली, और आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा हासिल था वो यही था कि हम एक लोकतांत्रिक देश बने। पूरी दुनिया में हमने मिसाल कायम की उस लोकतंत्र को। मतलब उस भयावह स्थिति थी कि बंटवारा हुआ, उसके बाद बड़ी हिंसा हुई देश में, देश एकदम टूटा हुआ था, उस देश को एकजुट किया हमारे पूर्वजों ने, है ना। सरदार पटेल साहब ने उसको किस तरीके से एकजुट किया, पंडित नेहरू ने उस देश को कैसे संभाला, उसके बाद ये लोकतंत्र इतनी लंबी लड़ाई लड़ते हुए आज यहाँ तक 75 सालों के बाद हम पहुंचे हैं। तो वो भरोसा जो जनता के बीच बना है उसको कैसे भी करके बचाना ही होगा। उसमें हमारा, आपका, इलेक्शन कमीशन का, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का जो भी प्रयास जरूरी है, मुझे लगता है वो किया जाना चाहिए। और ये जो भरोसा है ये कैसे भी करके बचाया जाना चाहिए। बाकी ये जो पोस्ट है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम भी सवाल पूछेंगे इलेक्शन कमीशन से कि भाई इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये पोस्ट और इसकी जो भाषा है वो क्यों हुई, कैसे हुई, वो कौन चला रहा है इस तरीके से अकाउंट उनका। इसमें लोग बड़े मजे में बोल रहे हैं भाई कि इलेक्शन कमीशन क्या, मतलब 2 अकाउंट एक साथ लगे हुए हैं क्या उसमें, मतलब बहुत सारी बातें हंसी मजाक में की जा रही हैं। मगर इलेक्शन कमीशन के बारे में इस तरह के हंसी मजाक ह्यूमर हो वो शोभा नहीं देता है। अब होना तो नहीं चाहिए, पर हो क्यों रहा है, उसके पीछे कौन है, कौन जिम्मेदार है, ये भी सवाल पूछा जाएगा। अब जवाब आता है नहीं आता है, पिछला जो केरला वाला जो कागज था उस पर जो ठप्पा था, बीजेपी की मोहर थी, उस पर जो जवाब आया, और उसके बाद जवाब कैसा आएगा इस मुद्दे पर, ये भी देखने वाला होगा। और लोग उस पर कितना भरोसा कर पाएंगे ये भी देखने वाला होगा। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी हम बंगाल पर नजर बनाए हुए हैं। असम से मैं अभी इलेक्शन कवर करके लौटा हूं, उसकी रिपोर्ट्स आपने देखी हैं। बंगाल की रिपोर्टिंग बहुत जल्दी, कवरेज हमारी शुरू हो रही है। अभिनव वहां पर हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत जल्दी विस्तार से रिपोर्ट्स आना शुरू होंगी। आपका कोई सुझाव हो तो भी हम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। न्यूज पिंच अपने जरूरी जो भी प्रयास होंगे वो करता रहेगा। आप हमें देखते रहिए, हमें सलाह, फीडबैक देते रहे। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।